स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के उन बड़े न्यूज मेकर्स के साथ जिनका आपसे सीधा सरोकार है और वो आपको उन इश्यूज के बारे में बारीकी से समझाएंगे जिन इश्यूज के बारे में आपकी जिंदगी से इसका सीधा रिश्ता है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर संतोष मेहरोत्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष यस संतोष मेहरोत्रा जी, आपसे मेरा जो पहला सवाल है कि बिहार में चुनाव है और इस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी तक जो भी मैनिफेस्टो सामने आए हैं, चाहे वो एलजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी और जेडीयू की अलायंस का हो, इन सारी मैनिफेस्टोज में अनएम्प्लॉयमेंट एक मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर कास्ट और कम्युनिटी लाइंस पर ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन इस बार अनएम्प्लॉयमेंट एक सेंटर स्टेज पर नजर आ रहा है। उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? मुख्य कारण यही है कि देश में बेरोजगारी की दर 2018 में ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो 45 सालों में इतनी ज्यादा नहीं थी और बिहार उससे सबसे अधिक अफेक्टेड था। और वो स्थिति और गंभीर हो गई है कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, एक अनप्लान्ड लॉकडाउन के बाद। और बिहार की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही कमजोर चल रही थी पिछले 6-8 सालों में, और और कोविड की वजह से अब जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ करके, जिस पे मैं अभी आता हूं, और तेज हो गई है। और देश से बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है, और खास तौर से हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है। वो सब जाहिर है कि राजनीति में उभर के आना ही था, एक दिन आना ही था कि ये राजनीति में उभर के आएगा। वो 2019 में नहीं उभर के आया, ये ताज्जुब की बात थी। ये एक बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा असफलता थी ऑपोजिशन की कि वो उठा नहीं पाए वो मुद्दा इस तरीके से, जिस तरीके से उठाना चाहिए था। मगर अब स्थिति और इतनी गंभीर हो गई है कि न उठना बिल्कुल न समझ के बाहर हो जाता था। तो आपको लगता है कि जो बिहार का वोटर है वो आज अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर क्या नीतीश कुमार को वोट आउट कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके की प्रॉमिसेस, जैसे तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं, वो कहते हैं कि वो 10 लाख जॉब्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट जो उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग है उसमें 10 लाख जॉब्स की जो बात कही है उसको साइन किया जाएगा। उधर एनडीए के अलायंस ने 19 लाख जॉब्स का वायदा किया है। और एलजेपी को अगर आप देख लीजिए तो उन्होंने एक वेब पोर्टल बना दिया है कि जिससे कि लोग वहां पर संपर्क कर सके। तो ये जो प्रॉमिसेस हैं, ये इन्हें फुलफिल कैसे किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, फुलफिल कैसे किया जाएगा तो उस पे हम आते हैं, क्योंकि उसमें फुलफिल करने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। मगर सबसे खुशी की बात यह है कि तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं उनके लिए ये एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि जनता के लिए मुद्दा बन गया है। आखिर हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माइग्रेंट लेबर जो वापस गया वो सबसे अधिक मात्रा में यूपी और बिहार में गया। तो जाहिर है जो स्थिति गंभीर वैसे ही थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर थी 2020 से पहले, तो बेरोजगारी की दर और उससे ज्यादा गंभीर थी। वो तो और स्थिति और गंभीर हुई। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है और इसका खमियाजा जाहिर है रूलिंग पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय रह नहीं गई। देखिए, प्रॉमिसेस तो हर पार्टी करती है, अब उसको लागू कितना कर पाएगी जो भी पार्टी आएगी। पॉइंट यह है कि 15 साल से एक सरकार कायम है, एक कोalition, और अभी तक तो ये पाया गया और राज्यों में कि एंटी इनकम्बेंसी वोट 15 साल बाद खासतौर से इफेक्टिव और भी हो जाता है। और फिर ये स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है, और खासतौर से भयावह है कोविड के मामले में और बेरोजगारी के मामले में बिहार में। क्योंकि अब मैं थोड़े आंकड़ों पे आ जाता हूं। जैसे देखिए, सितंबर 2020 के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े में
बिल्कुल हाल वाले बता रहा हूं। ये बताते हैं कि देश की बेरोजगारी दर जब 7% है, तो वही बेरोजगारी दर बिहार में 12% है। और ये बेरोजगारी दर बिहार में पिछले 4-5 साल से बढ़ती चली आ रही है, सीएमआई के डेटा के आधार पे। तो इसका और ये तो मैं पूरी वर्कफोर्स की बात कर रहा हूं उनकी। अगर आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे जाएं तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उससे कहीं ज्यादा है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझाता हूं कि देखिए, जो मैंने कहा कि 45 साल में सबसे गंभीर स्थिति बेरोजगारी की हो चुकी थी 2018 में, उस साल में युवा बेरोजगारी दर देश की 18% थी, मगर बिहार में वही उसी साल में 23% थी। नहीं, लेकिन संतोष मल्होत्रा जी, मुझे ये बताइए कि आप 2018 की बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप जो सही आंकड़े बता रहे हैं कि सीएमआई के जो आंकड़े हैं, लेकिन पिछले साल भी मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कहते थे कि इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स इन द कंट्री। वो ब्राइट स्पॉट से लेकर, और अगर हम आज की हालत देखें तो अब इस समय तो इकोनॉमी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी आप मंत्री से इस समय अगर इकोनॉमी को लेकर आप सवाल पूछे तो वो कहेंगे नहीं, हमारे तो फंडामेंटल्स जो इकोनॉमी के है वो बहुत स्ट्रांग है और हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो बात शायद 5 साल पहले सही थी। पिछले 5 साल से ये सरकार कह जरूर रही होगी कि हमारे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं, मगर असलियत में हमें मालूम है कि ग्रोथ रेट इकोनॉमी की गिरती चली जा रही थी 9 क्वार्टर से, यानी कि करीब 2.25 साल से। तो उस आंकड़े ही बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि गिरती चली जा रही थी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया कि 2018-19 में बेरोजगारी दर 45 सालों में इतनी बदतर नहीं थी। तो सरकार तो कहने को बहुत सी बातें करती है कि असलियत कुछ और होती है, और ये असलियत न मानना ही सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसीलिए, क्योंकि कमजोरी है, इस वजह से ये मुद्दा इतना राजनीतिक रूप में उभर के आ रहा है। कमजोरी तो आप जैसे जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको कमजोरी बताते हैं, लेकिन जो सरकार के अंदर जो बैठे जो इकोनॉमिक माइंड्स हैं तो वो तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो वो तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है भी। बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो तो उसी का तो पैसा खाते हैं। वो सरकार में अगर आप बैठे हैं तो आपको यही कहने के लिए, दिक्कत ये है कि किसी की हिम्मत अंदर भी शायद नहीं हो रही ये कहने को, आला नेताओं को, कि असलियत में स्थिति बहुत गंभीर है। अब आप ये देखिए कि कल ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन बेस्ड रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ ये कह रहे हैं कि भारत का जो फिस्कल स्टिमुलस था वो बहुत कमजोर था, जो स्टिमुलस पैकेज था वो बहुत कमजोर था, और उसको अगर बदला नहीं जाएगा तो ये जो पहले क्वार्टर में गिरावट आई अर्थव्यवस्था में और विकास दर में 24% की, जो दुनिया की सबसे बदतर परफॉर्मेंस है, और वो 24% पूरा आंकड़ा भी नहीं है, पूरी स्थिति को नहीं आंक करके बता रही है, क्योंकि उससे ज्यादा गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जीडीपी और गिरी है, और वो जिसका वो एस्टिमेट नहीं कर पाई है सरकार। तो पॉइंट ये है कि अगर आईएमएफ तक कह रही है कि स्थिति बहुत गंभीर है और स्टिमुलस बढ़ाना पड़ेगा, और फिस्कल स्टिमुलस खास तौर से बढ़ाना पड़ेगा, तो अब आप सोच जो एक बड़ी कंजर्वेटिव संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, वो अगर ये बात कह रही है, तो यानी कि सरकार की मेजर्स में, एक्शंस में कमजोरी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री स्वयं कह रही है कि हम बात कर रहे हैं और फिस्कल स्टिमुलस लाने की। अरे कब लाओगे? जब स्थिति और गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि दिक्कत यह है, इतनी वैसी गड़बड़ा चुकी है, किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इकोनॉमिस्ट को यह उम्मीद नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे आय दर, इनकम लेवल उस 19-20 के स्तर पे 3 साल से पहले नहीं पहुंचेगी।
अब तो एक भाषा आप इस्तेमाल चाहे कितनी कर लीजिए, वी शेप रिकवरी। आप ये कह रहे हैं कि जो 3 साल अभी लगेंगे हमें प्री कोविड पोजीशन पर आने में, दैट्स व्हाट यू मीन? जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद आप ग्रोथ की बात करेंगे, और क्योंकि इतनी कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, इतनी कंपनियां बैठ चुकी होंगी इस 3 साल के दौरान, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड नहीं है, तो होगा ये कि जो उसके बाद 3 साल के बाद की ग्रोथ रेट होगी वो 7-8% जो हमें अचीव करना आवश्यक है अगर हम गरीबी को घटाना चाहते हैं। और अगर उन लोगों को जो गरीबी में आ चुके हैं पिछले 6 महीनों में और आते चले जाएंगे, गरीबी बढ़ने वाली, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो ये बार बार बातें करते हैं, अब आज की मन की बात में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि आप अभी त्योहार आ रहे हैं, आप जब सामान खरीदें तो वोकल फॉर लोकल का नारा लेके चले, आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की। अभी हाल में जो 5 ट्रांचेस में जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए थे और जो एक पैकेज, स्पेशल पैकेज जो सरकार लेकर आई थी, 5 दिन अनाउंसमेंट्स किए, 5 अलग अलग निर्मला सीतारमन ने, तो उसमें तो उनको लगता है कि बस उन्होंने जग जीत लिया और पूरी जो इकोनॉमी है वो तो चलिए उसकी बात करते हैं, चलिए उसी की बात करते हैं जो 5 दिन अनाउंसमेंट्स हुए। मोटी बात, 100 बात की एक बात यह है कि सारे अर्थशास्त्रियों के बीच में ये कंसेंसस है, देश भर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये कंसेंसस है कि वो पैकेज नाकाफी था और बेइंतहा नाकाफी था। मोटी बात आपको बताऊं, 2008-9 में जब मैं प्लानिंग कमीशन में था, तब हमने भी एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, क्योंकि वो एक गंभीर समस्या देश के सामने उठी थी। और हमारा फिस्कल पैकेज 3 से 3.5% जीडीपी का अंश था। आज की तारीख में ये जो मई में पैकेज अनाउंस्ड हुआ है 5 दिन, वो केवल 1% ऑफ जीडीपी उसका फिस्कल डायमेंशन है। उसका 9% ऑफ जीडीपी सारा मॉनेटरी डायमेंशन है कि बैंक गारंटी कर दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो, लोन्स बढ़वा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। अरे बोरोवर तो तब बोरो करेगा जब डिमांड होगी। जब डिमांड ही नहीं उसके प्रोडक्ट के लिए, जब लोगों की नौकरियां जाती रही हैं, जो नौकरियां जिनके पास हैं उनकी वेजेस कट रही हैं। जी बोलिए। बट प्रोफेसर मल्होत्रा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो आप ये चीज बता रहे हैं ये इकोनॉमी की एक बहुत बेसिक सी चीज है, और आपने जो तुलना किया कि 2008 में जो आपने पैकेज अनाउंस किया था, तो क्या सरकार को ये बातें समझ में नहीं आ रही कि जो ये इनका फिस्कल स्टिमुलस था, जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया, वो नाकाफी है, लोगों का पेट नहीं भर रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार के मन में हिच क्या है, हेजिटेशन क्या है? क्या इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो एक दोबारा बड़ा एक पैकेज अनाउंस कर सके? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल विल नहीं है और ना ही पूरी समझ है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्योंकि फिस्कल स्पेस तो इन्होंने स्वयं कम करवाई है, पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा के, उसके ऊपर से पर्सनल इनकम टैक्स पे थ्रेशोल्ड बढ़ा के, तीसरे ग्रोथ रेट घटा करके, डिमोनेटाइजेशन और बैडली प्लान्ड लॉकडाउन और उससे पहले बैडली प्लान्ड जीएसटी की वजह से वो फिस्कल स्पेस नहीं है, ये तो हम सबको मालूम है। मगर ये डरे बैठे हैं कि रेटिंग एजेंसीज कैसे रिएक्ट करेंगी अगर हम और बोरो करें। अरे आपको बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को रिवाइव कर ले जाएंगे तो 2 साल के अंदर रिवाइवल की वजह से जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी उससे आप फिस्कल डेफिसिट घटा पाइएगा। आपके सामने इस समय जियो या मरो वाला सवाल है, वो स्थिति है, क्योंकि हमारे 70 साल के इतिहास में ऐसी विकट, ऐसी गंभीर समस्या हमारे देश के सामने कभी नहीं आई कि एक हेल्थ क्राइसिस एक तरफ जिसका अभी कोई खात्मा नहीं दिखाई दे रहा, और दूसरी तरफ एक अनप्लैन्ड पुअरली इंप्लीमेंटेड लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस पे, और सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने कहा कि हमारे लिए एक समय जियो और मरो की स्थिति है, लेकिन हम अभी डर रहे हैं कि क्रेडिट एजेंसीज क्या कहेंगी, हमारी रेटिंग कैसे होगी। तो क्या क्रेडिट एजेंसीज की डर की वजह से आपको लग रहा है कि मोदी सरकार कोई दूसरा अनाउंसमेंट नहीं कर रही है या बोरोइंग? बिल्कुल सही,
ये खुद कह रहे हैं। अरे वो खुद कह रहे हैं तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, खुद कह रहे हैं। अरे भाई, क्या आप ये नहीं समझ रहे कि वो आपको तो वैसे भी डाउनग्रेड कर देंगे, और उनके डाउनग्रेड करने न करने से बहुत आपकी अर्थव्यवस्था पे फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप इंटरनेशनली तो बोरो करते नहीं। आपकी 90 to 94% टोटल बोरोइंग कंपनियों की और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की सारी भारत के अंदर होती, डोमेस्टिक बोरोइंग। वी आर नॉट ब्राजील, अर्जेंटीना, फिलीपींस। तो आप क्यों इतने डरे बैठे? आप अगर आज बोरो करके आप खर्च करना शुरू करें, जेब में लोगों के पैसे डालें, अगर आप डालेंगे तो लोग खर्च करना उसे शुरू करेंगे। आज वो खर्च करने से कतरा रहे हैं। वो ठीक है कि फेस्टिवल सीजन है, उसमें अपर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास खर्च कर लेगा। अरे वो मिडिल क्लास कितना बड़ा है? मैं आपको याद दिला दूं कि CMID के आंकड़े ये बता रहे हैं हमको कि 22 मिलियन, 22 मिलियन यानी कि 2.25 करोड़ लोग जो रेगुलर जॉब्स में हैं, रेगुलर, वो नौकरी उनकी नौकरी जा चुकी है। और ये नौकरियां आसानी से नहीं आती। ये नाई नहीं है कि कल आज आपने लॉकडाउन कर दिया तो वो घर में बैठ गए, और आपने लॉकडाउन खोल दिया तो वो नाई सड़क पे आ गए, फिर से सड़क पे अपनी बैठा लिया। या ठेले वाले नहीं है ये लोग के पास नौकरी, रेगुलर नौकरी है। और कंपनियां छोटी इकाइयां खासतौर से बंद हो रही हैं, तो इसी वजह से तो 22 मिलियन की लोगों की नौकरियां गई हैं 3 महीने के अंदर। नीलू जी, समस्या की गहनता समझिए, और ये सरकार नहीं समझ रही, क्योंकि ये सिर्फ ये सोच रही है कि हम बिहार जीत लें, हम वो इलेक्शन जीत लें। इतना करने पे सरकार आतुर है। किस सरकार फरवरी में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रही थी। प्रोफेसर मल्होत्रा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हर सरकार में एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रोल होता है, और वो एडवाइजर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज लीनिंग्स टू द पार्टी, हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एक बहुत ही ऑनेस्ट राय सरकार को देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो आज के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, क्या वो वाकई में सही राय सरकार को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? जितने लोग इस समय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनका क्या रोल है जब हमारे फंडामेंटल्स ही गड़बड़ हो चुके हैं? आपने कहा, अभी बताया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये लोग जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दफ्तर में बैठे, ये क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपको याद दिला दूं कि पिछले 4-5 सालों में कितने बड़े बड़े हमारे देश के इकोनॉमिस्ट जो बड़ी अहम पोस्टों पे आसीन थे, वो आजिज आकर के छोड़ के चले गए। शुरुआत हुई रघुराम राजन से, RBI गवर्नर, फिर उर्जित पटेल RBI गवर्नर, फिर अरविंद पानागरिया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, फिर अरविंद सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। जब देखिए, आप अगर आवाज उठा करके बोलते हैं इस सरकार में, इस सरकार का दुर्भाग्य ये है और विडंबना ये है कि स्थिति इतनी गंभीर, और अच्छे लोग जो खुले दिल से अपनी राय देने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको आप इतना आजिज कर देते हैं कि वो भाग लेते हैं। अब आपने अपॉइंट किसे किया? एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा लेख डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की तारीफ में 3 साल पहले लिख दिया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मिस्टर सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लॉडेटरी आर्टिकल लिखा सरकार के लिए आफ्टर डिमोनेटाइजेशन? दुखद बात यही है कि लगता यही है, क्योंकि उनकी अगर आवाज है, इंडिपेंडेंट आवाज है, और लगता नहीं किसी की भी इंडिपेंडेंट आवाज है इस सरकार में, उनकी अगर आवाज है, और हमें नहीं मालूम बाहर रहते हुए कि आवाज है कि नहीं, वो सुनने में नहीं आ रही। दूसरा, उनके जो डेप्यूटी हैं श्री संजीव सान्याल, उनकी तो इकोनॉमिक्स में PhD भी नहीं है, उनकी तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री भी नहीं है, मगर उनका नियुक्ति हुई है। तो अब आप ऐसे लोगों को अगर नियुक्ति करिएगा और अच्छे अच्छे लोग भाग के चले जाएंगे, क्योंकि आप उनको
आप उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है कि जो अंदर से बोलेगा वो वही बोलेगा जो लोग सुनना चाहते हैं, लीडरान सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अभी भी बिहार के चुनाव अगर आप देख लीजिए तो धारा 370 की बात की जा रही है, कभी गिरिराज सिंह मोहम्मद जिन्ना की बातें करने लगते हैं। हमने यूपी के चुनाव में देखा था कि वहां पे मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान की बातें हुई थी और लोगों ने भारी मात्रा में जाकर, भारी संख्या में जाकर बीजेपी को ही वोट दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो हकीकत लोगों के सामने है उसके बावजूद जाकर लोग नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, या फिर तेजस्वी यादव में उन्हें कोई एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है? दो बातें मैं कहना चाहूंगा आपके सवाल पे। एक तो ये कि राज्य के स्तर पे जब इलेक्शन होता है तो जनता एक ढंग से वोट करती है और केंद्र के स्तर पे जब इलेक्शन होता है तो दूसरे ढंग से वोट करती है। ये याद रहे कि केंद्र के स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे ऑपोजिशन बहुत ही मंद, बहुत कमजोर है और ये इसी का नतीजा है कि इतनी जबरदस्त विक्ट्री, जीत रूलिंग पार्टी की हुई 2019 में। वो स्थिति है नहीं दो बिहार में, ये ध्यान रहे। और ये भी ध्यान रहे कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश सरकार ने बड़े आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। और आखिर में ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हाल में दिल्ली का इलेक्शन हो चुका है, बीजेपी हार चुकी है, 2019 के बाद ही हुआ था। आपने पिछली बार भी देखा था कि बिहार में 2014 की सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत के बाद बिहार हारे थे बीजेपी। और अब तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है और बिहार खासतौर से इतना व्यथित है, इतना अफेक्टेड है कोविड के इम्पैक्ट से, माइग्रेंट लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं अब आपको कल की स्थिति बताता हूं। पटना के लेबर चौक जो होते हैं, किसी भी शहर में लेबर चौक होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर गांव से आकर के वहां पर काम ढूंढता है। तो 2 साल पहले तक तो वहां पर फिर भी लेबर चौक 11-12 बजे तक खाली पड़ जाता था। अब कल एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 11:30 बजे भी 30-40 लोग एक लेबर चौक पे बैठे हुए हैं, मतलब उनके पास काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन देखिए एक ऐसी एक्टिविटी है जो ठप हो गई है और तो वो एक भयंकर स्ट्रिक्ट, एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक देशों को रैंकिंग की गई कि किस देश का लॉकडाउन सबसे स्ट्रिक्ट था। हमारे देश का लॉकडाउन सबसे स्ट्रिक्ट था और लंबा चला। गलती करी, 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन हुआ और हम अनलॉक उस समय कर रहे हैं जब हमने पीक भी नहीं हम कोविड के पीक पे भी नहीं पहुंचे। और हमको याद दिला देना चाहिए आपके श्रोताओं को कि हम जो ये सुन रहे हैं कि अभी के रोजाना केवल 75,000 केस हो रहे हैं, आपको ये बात शायद नहीं मालूम होगी कि सरकार की अपनी स्टडी ये बता रही है कि ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये सिर्फ मात्र अंश है उन असली केसेस के, पूरी संख्या जो है, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे। और बिहार में तो आप टेस्टिंग नहीं के बराबर कर रहे हो और गांव में तो टेस्टिंग आप बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है न जाने किस रफ्तार से ये केसेस बढ़ रहे होंगे, क्योंकि 2-2.5 महीना लॉकडाउन रह करके ये माइग्रेंट वर्कर्स कोविड ले करके गांव पहुंचे हैं। तो कोविड तो बढ़ ही रहा होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं बिहार के गांवों में। बिल्कुल। तो जो बिहार की जो अभी जो करंट स्थिति है, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, चाहे माइग्रेशन को लेकर हो, चाहे वहां की लेबर फोर्स को लेकर हो, जो आप अभी बता रहे थे, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो बहुत ही डिफरेंट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा होगा जो वहां की राजनीति की दिशा क्या बदलती हुई दिख रही है आपको उसकी अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है
नौजवानों की बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है और बना रहेगा। इसमें कोई दो राय है नहीं। आप चाहे जितनी 370 की बात कर लीजिए, सीएए एनआरसी की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, किसी को ढेला असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर जो वापस गया है, जो लेबर चौक पे बैठा है या अपने गांव में जा रहा है मनरेगा का काम ढूंढने, और उसको सरकार के पैसा बढ़ाने के बावजूद मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है, वो लाचार है बेचारा। वो ये भी पा रहा है कि ओपन मार्केट वेजेस जो ग्रामीण इलाकों में हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग वापस पहुंच गए हैं कि वो भी गिर रही हैं। तो ये बेरोजगार, और ये सब नौजवान लोग हैं, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा ये अब बढ़ता चला जाएगा। अगले 3-4 साल आप देखिएगा कि इस रफ्तार से बढ़ेगा कि हम आप देखते चले जाएं, देखते ही रह जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार को तो इसकी कोई दिशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, ना उनका कोई रोड मैप क्लियर है। आपकी एक नई किताब भी आने वाली है जिसका नाम है रिवाइविंग जॉब्स एंड एजेंडा फॉर ग्रोथ, और उस किताब में आपने अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से आपने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारत की जो ग्रोथ है और जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है। अगर मैं 3 या 4 पॉइंट्स में आपसे कहूं कि उसको समराइज करिए, और सरकार अगर इस प्रोग्राम को देखेगी और अगर वो आपकी बात सुने, तो किस दिशा में आप जाती हुई चीजें देख रहे हैं कि कैसे सुधर सकती है भारत की अर्थव्यवस्था? जी, तो पहली बात तो मैं वो बात दोहराऊंगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि फिस्कल स्टिमुलस बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। अगर आपके पास आज फिस्कल स्पेस नहीं है तो आपको बोरो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप वो जो 3-4 बातें मैं आप कहने जा रहा हूं वो आप उनको कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो पहली चीज जरूरी ये है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो इसी सरकार ने 2017 में जारी करी थी, उसमें ये लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे खर्च करना शुरू करेगी। कि ये आपके श्रोताओं को जानना जरूरी है कि आज की तारीख में 1.1 केवल जीडीपी का खर्च होता है, जो वैसे ही बहुत कम था, और कोविड की स्थिति में जो आपकी हेल्थ क्राइसिस बन करके आपके सामने आ गई है, उसमें तो आपको बड़ी तेजी से खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने, दुखद बात यह है कि केवल 15,000 करोड़ रुपए अपने 5 दिन के पैकेज में अनाउंस किए थे, मगर वो पैकेज 15,000 करोड़ केवल वेंटिलेटर्स खरीदने, मास्क, टेस्टिंग किट्स, पीपीईज इनके खरीदने के लिए था, ना कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रिवाइव करने के लिए। तो आप अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम रिवाइव पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपको रिवाइव करेंगे तो नौकरियां हेल्थ सिस्टम में बढ़ेंगी। बहुत जरूरी है कि हेल्थ सिस्टम को आप एक्सपैंड करें, और ये गरीब जो प्रदेश है उनमें पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आज ही एक अर्बन मनरेगा चालू करना पड़ेगा। अर्बन मनरेगा अगर आप चालू कर देंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपकी जो फिस्कल स्पेस कम होने की वजह से आप मनरेगा पे कम खर्च कर रहे हैं, आपने बढ़ा जरूर दिया मनरेगा के लिए, मगर वो नाकाफी है, अपर्याप्त है, तो आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। तीसरे, आपको एक मिनिमम इनकम गारंटी की स्कीम चालू करनी पड़ेगी जो पीएम किसान से ज्यादा बड़ी है। यानी कि आप लगभग ग्रामीण इलाकों के 70%, शहरी इलाकों के 40% लोगों को 2,000 रुपए लगभग 3 महीने दें, बैंक अकाउंट में सीधे दें, और 3 महीने बाद अब उसको कम करके 500 रुपए कर दें। तो ये जो सबसे गंभीर दौर है क्राइसिस का, जिसमें नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, उसमें डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो लघु इकाइयां हैं, एमएसएमईज हैं, उनकी लिए डिमांड बढ़ेगी, तो उनका रिवाइवल होगा। तो अगर ये 3-4, और फाइनली कुछ पैसा जो आप सरकारी जमीनें हैं,
जो रेलवेज के पास जमीन है, डिफेंस सेक्टर के पास जमीन है, उसको बेच करके आप अगर जो रकम इकट्ठा करते हैं उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे में ख्याल से खास तौर शायद पे लगाइए। सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रही थी कि सरकार ने शायद ऐसा निर्णय लिया है कि जो रेलवेज का लैंड है और जो डिफेंस का लैंड है, शायद उसको मोनेटाइज करने की बातें कही जा रही हैं। आप सही कह रही हैं, मगर उसमें एक्शन बहुत तेजी से जरूरी है। ये काम 6 महीने से चल रहा है, आज खत्म हो रहा है। और आप आज अगर पॉलिसी एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं तो उसको कार्यान्वित करते और पैसा जेब में लोगों के जाते अभी 3-4 महीने और लग जाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी तेजी से आपको डिसीजन लेने होंगे, इस तरीके से टारगेटेड, फोकस्ड, क्योंकि नौकरियां बढ़ाना आवश्यक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वापस लाना, माइग्रेंट जो ग्रामीण इलाकों से लाना आवश्यक है, वरना आपकी अर्बन इकोनॉमी रिवाइव करेगी नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आप बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा कर ही नहीं सकते। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, इफ यू रिमेंबर, जिस समय ये पैकेज अनाउंस हो रहा था तो उस समय बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि सेक्टर स्पेसिफिक पैकेजेस के अनाउंसमेंट की समय जरूरत है, चाहे वो एविएशन हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे अलग अलग इंडस्ट्रीज है। लेकिन वैसा कुछ स्पेसिफिक पैकेज देखने को नहीं मिला। देखिए, इस समय बहुत कम उम्मीद है कि हॉस्पिटैलिटी के लिए या एविएशन के लिए कोई पैकेज होगा, क्योंकि इस समय सरकार बिल्कुल कंगाली के स्तर के कगार पे खड़ी है। इसलिए बहुत ध्यान से पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। मैं उन सेक्टर्स पे फोकस कर रहा हूं जिन पे आप जॉब क्रिएशन तेजी से कर सकते हैं और आप डिमांड तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने डिमांड तेजी से बढ़ाई, तो जो इकाइयां बंद होती चली जा रही हैं वो फिर से जीवित होने की उनकी संभावना है। तो एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ मॉरेटोरियम, वो उसका सफाया कर दिया है। क्योंकि जब मॉरेटोरियम लोन पे मॉरेटोरियम करा तो उस पे जाहिर है लोग इंटरेस्ट दे रहे थे। आपने 3 महीने बाद पे करने का कमिटमेंट किया बैंक को, मगर आपका ऐसा तो नहीं कि आप इंटरेस्ट नहीं देते उस पे। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बैंक लगाने वाला था, तो कम से कम सरकार ने कहा कि हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट जरूर लगाएंगे। तो ये बहुत छोटा कदम है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े कदमों की आवश्यकता है, और ये 1% ऑफ जीडीपी जो फिस्कल स्टिमुलस है उससे काम नहीं चलने वाला। आपको आज की तारीख में 2% करना है, क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया है। लोग काम ढूंढ रहे हैं मगर काम मिल नहीं रहा है। लेकिन वही है कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो 1% ऑफ द जीडीपी जो फिस्कल अनाउंस किया है वो नाकाफी है और इन्हें कम से कम 3 से 4% करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि क्या सरकार इसे फिस्कल स्टिमुलस को बढ़ाएगी टू 3 और 4%? अगर बढ़ाएगी तो कब तक बढ़ाएगी? तब तक कितनी नौकरियां चली जाएंगी, कितनी इकाइयां बंद हो जाएंगी, तो कितना नुकसान और सहना पड़ेगा? क्योंकि बहुत ही एंजाइटी है लोगों के मन में, क्योंकि हर घर में ऐसे लोग हैं जहां पर लोगों की जॉब जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें कोई दो राय रह नहीं गई अब कि इसका खमियाजा राजनीतिक स्तर पे आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्यों सरकार ऐसे कर रही है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। इसलिए सब एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक दूरदर्शिता को भी ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक आर्थिक दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आज बोरो करके आज स्पेंड करना आवश्यक हो गया है। ये इसमें 6 महीने वैसे ही देर हो गई, क्योंकि देखिए सरकार में एक बार जब निश्चय हो भी जाता है कि हम ये खर्च करेंगे, तो उसको पैसा लोगों की जेब में पहुंचते पहुंचते 3-4 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये कोई समझ नहीं रहा, तो अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमको ये समझा रहे हैं पिछले 2 महीने से, अरे हम लॉकडाउन के समय हम फिस्कल स्टिमुलस कैसे दे देते। अरे ये कौन कह रहा है कि आप लॉकडाउन के समय फिस्कल स्टिमुलस, हम ये कह रहे हैं कि आप कम से कम डिसाइड तो कर लेते कि हम अभी स्कीमें बना रहे हैं और उनको लागू करेंगे, जब हम अनलॉक शुरू होगा तो हम उसको पैसा जनता तक पहुंचाना शुरू करेंगे। वो अनाउंसमेंट आज तक नहीं है नीलू जी, दुखद बात तो ये है।
नहीं, सही कह रहे हैं आप। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जब आप उनसे ग्रोथ और जीडीपी की बात करिए तो वो थालीनॉमिक्स की बात करने लगते हैं, और बिल्कुल इससे साफ लगता है कि वो उनसे सवाल कुछ किया जाता है और वो जवाब कुछ और दे देते हैं। खैर, आपने काफी देर हमसे बात करी और इतनी सारी बातें आपने बताई, चाहे वो आंकड़े हो, चाहे वो आपके प्रिस्क्रिप्शंस हो, जो आपकी आने वाली किताब है, रिवाइविंग jobs and agenda for growth. Wish you all the best, Professor Mehrotra. Always Thank a you. pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. तो आप बने रहिएगा satyhindi.com पर। इतना ही मेरे साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।